दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन उपागम, और उनमें से हमने जो निर्णयपरक सिद्धांत था उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ते हैं संचार सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संचार सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संचार सिद्धांत। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। संचार सिद्धांत क्या है? देखो, संचार सिद्धांत, इसका जो प्रवक्ता था वो नॉर्बर्ट विनर को माना जाता है। किसको? नॉर्बर्ट विनर को। नॉर्बर्ट विनर जो है इनके प्रवक्ता है। इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे संदेश सिद्धांत, संदेश सिद्धांत। दूसरा साइबरनेटिक्स, या इसका एक अलग नाम और है जो वो है फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम, इसको फीडबैक सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है ना? यानी कि संचार सिद्धांत प्रवक्ता नॉर्बर्ट विनर, और इसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? संदेश सिद्धांत, साइबरनेटिक्स या फीडबैक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? देखो, राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लागू करने का जो श्रेय जाता है इस सिद्धांत को, संचार सिद्धांत को, राजनीति विज्ञान, कौन से में? राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लागू करने का श्रेय किसको है? एक विश्वविद्यालय है अमेरिका का। कौन सा? हार्वर्ड। उसका एक प्रोफेसर था। कौन? प्रोफेसर, जिसका नाम था कार्ल डाइस। कार्ल डाइस। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या राजनीति विज्ञान में इसका प्रयोग किया था। किसने? हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो था उनका एक प्रोफेसर था कार्ल डाइस। डाइस ही आएगा। कार्ल डाइस, जो कि इनकी एक पुस्तक भी थी। कार्ल डाइस ने एक पुस्तक लिखी थी, वो उस पुस्तक का नाम था द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट। ये कार्ल डाइस ने पुस्तक लिखी थी। ठीक है ना? तो संचार सिद्धांत का प्रवक्ता कौन है? नॉर्बर्ट विनर। इसको किस नाम से जाना जाता है? संदेश सिद्धांत, साइबरनेटिक्स या फीडबैक सिस्टम। संचार सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या राजनीति विज्ञान में लागू करने का श्रेय किसको जाता है? हार्वर्ड के प्रोफेसर कार्ल डाइस को। कार्ल डाइस ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का क्या नाम है? द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट। द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है? कार्ल डाइस की। आगे देखते हैं। देखो, ये जो सिद्धांत है ना, ये जो संचार सिद्धांत है, ये एक अलग तरह का है। कैसे? ये सिद्धांत प्रशासन तथा राजनीति के, किसके? एक तो प्रशासन तथा राजनीति के, ये जो सिद्धांत है संचार सिद्धांत, ये प्रशासन तथा राजनीति के कुछ निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, किसके लिए? कुछ निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या करता है कि भाई ये संचालन और समायोजन की प्रक्रिया की उपयोगिता को, किसको? संचालन
तथा समायोजन संचालन तथा समायोजन की प्रक्रियाओं की उपयोगिता को उस अर्थ में देखता है जिसमें संचार वाहन को स्टीयरिंग के द्वारा अभिसमित लक्ष्य की ओर तेजी से घुमाया जाता है ना। जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो स्टीयरिंग को हम जब किसी रास्ते में जाना होता है तो उस ओर मोड़ देते हैं तेजी से, यानी हम अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं। उसी तरह जिस तरह से स्टीयरिंग को घुमाते हैं उसी तरह इस प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है संचार सिद्धांत में। किस क्षेत्र में? प्रशासन तथा राजनीति में। एक बात क्लियर, संचार सिद्धांत को प्रशासन को विभिन्न सूचना प्रभावों के आधार पर स्थित निर्णय निर्माण की व्यवस्था मानता है। जो संचार सिद्धांत है वो किसके आधार पर? जो प्रशासन है ना, इसमें क्या कौन सी व्यवस्था मानता है? निर्णय निर्माण की व्यवस्था मानता है ये सिद्धांत, ठीक है ना। किसको? प्रशासन एवं राजनीति से, ठीक है ना। आई बात समझ। संचार जो सिद्धांत है, इसका जो संचार सिद्धांत का आधार दो प्रकार की संकल्पनाओं पर आधारित है। कितनी संकल्पना? दो प्रकार की संकल्पना पर आधारित है। यानी वे संकल्पना कौन सी है? देखो, ये संकल्पनाएं हैं जिनका संबंध संचार का संचालन करने वाली संरचनाओं में। कौन सी? जिसका संबंध किस में है? संचार का संचालन करने वाली संरचना, संचालन करने वाली संरचना में, संचार का संचालन करने वाली, एक बार फिर सुनो, संचार का संचालन करने वाली संरचनाओं से। किससे? संरचनाओं से। किससे है? संचार का संचालन करने वाली संरचनाओं से। पहली संकल्पना हो गई। नंबर 2 भाई, दूसरी संकल्पना का मतलब है कि जिनका लक्ष्य विभिन्न प्रकार के प्रभावों और प्रक्रियाओं को समझना हो। जिनका लक्ष्य विभिन्न प्रकार के क्रियाओं प्रवाहों को समझना हो। ये दो संकल्पना है संचार सिद्धांत की। ये दो संकल्पनाएं हैं। पहली है कि संचार का संचालन करने की संरचना, यानी संरचनाओं को समझना, ठीक है। दूसरा है जिनका लक्ष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाओं या प्रक्रियाओं, यहाँ प्रक्रिया लिख दो, प्रक्रियाओं या प्रभावों को समझना। ये दो क्या है? ये दो संकल्पनाएं है संचार सिद्धांत की। पहले वर्ग में, यानी इसमें पहले जो वर्ग है इसमें संरचनाएं आती है जिन्हें हम स्वागत करता हूं। क्या कहते हैं इनको? स्वागत करता हूं या की संज्ञा देते हैं। इसके अंदर तो देते हैं स्वागत कर्ता की संज्ञा, या स्वागत व्यवस्थापक का भी नाम दे सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें तो हम कह सकते हैं स्वागत कर्ता या स्वागत व्यवस्था। और दूसरे वर्ग में वे आते हैं जिनका संबंध सूचना प्रभाव से होता है। किससे होता है? सूचना प्रभाव से। तो पहले में तो आएगा स्वागतकर्ता, दूसरे में आएगा सूचना जो प्रवाह है उनकी प्रक्रिया है उससे संबंधित है ना। प्रवाह की इस संकल्पना के साथ
अन्य संकल्पनाएं जैसे चैनल, भार, भारहीन। तो प्रवाह की संकल्पना के साथ में अन्य संकल्पनाएं भी जुड़ी हैं, ठीक है ना, जैसे चैनल है, भार है, भार विहीन क्षमता है, ये संकल्पनाएं भी जुड़ी हैं। तो कौन सी संकल्पनाएं जुड़ी है? नंबर 1 चैनल, ठीक है। नंबर 2 भार, एक चैनल और बड़ा लिख देता हूं थोड़ा, चैनल और भार, 2 तो ये संकल्पनाएं जुड़ी है, इसको लोड, इंग्लिश में लोड बोलते। इसके अलावा भार विहीन क्षमता, भार विहीन क्षमता, ये क्या है? ये प्रवाह की संकल्पना के साथ में जुड़े, ठीक है ना। डाइस का मानना है कि सूचना का जो मापतोल है उसकी गिनती की जा सकती है। सूचना की क्या कर सकती, डाइस क्या कहता है? डाइस कहता है जो सूचनाएं होती हैं उनको मापा जा सकता है या उनकी गिनती की जा सकती है। ये किसका मानना है? ये डाइस का मानना है कि मापतोल है वो आराम से किया जा सकता है सूचना, यानी कितनी सूचना किसके पास भेजी, ये सही विकृत रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। उसका अनुमान लगाने के लिए संप्रेषण सारणियां की उपलब्धियां, क्षमता अथवा मर्यादा का परिणाम स्वरूप अध्ययन किया जा सकता। यानी देखो भाई, सीधी सी बात है, हमने सूचना भेजी, उसका जो माप लिया, उसका अनुमान लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संप्रेषण सारणियों की उपलब्धि। किसकी? संप्रेषण सारणियों की उपलब्धि। प्रेक्षण सारणी, संप्रेषण सारणियों की जो उपलब्धि है, ठीक है ना, अथवा क्षमता है या मर्यादा है या परिणामात्मक के रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए या जा सकता है। डाइस ने संचार सिद्धांत है उसको पुनर्निवेश की आत्मा कहते हैं। यानी डाइस ने जो संचार सिद्धांत को क्या कहा है? पुनर्निवेश की आत्मा। पुनर्निवेश की आत्मा है वो कार्ल डाइस ने संचार सिद्धांत को कहा। किस सिद्धांत को पूछ लिया जाए कि संचार सिद्धांत को किसने पुनर्निवेश की आत्मा कहा है, तो वो है कार्ल डाइस, ठीक है। देखो नकारात्मक देखो डाइस ने एक अलग प्रक्रिया और बताइए कि नकारात्मक पुनर्निवेश, कौन सा? नकारात्मक जो नकारात्मक पुनर्निवेश है ना, से अर्थ है कि उन प्रक्रियाओं से है जिनके माध्यम में निर्णय और उसके क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाले परिणामों में सूचना व्यवस्था में सही ढंग से प्रवेश करती है। तो ये क्या है? नकारात्मक पुनर्निवेश की अर्थ था। क्या था कि उन प्रक्रियाओं से है, जो नकारात्मक पुनर्निवेश उन प्रक्रियाओं से है जिनके माध्यम से निर्णयों और क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाले परिणाम सूचना व्यवस्था में इस ढंग से प्रवेश करती है, ठीक है ना। वह व्यवस्था के व्यवहार को अनायास ही ऐसी दिशा में मोड़ देता है जिसका संबंध या लक्ष्यों की प्राप्ति के अधिक निकट ले जा सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए, डाइस ने संचार सिद्धांत के विश्लेषण की 4 परिणामात्मक तत्व जोड़कर अपने संकल्पनात्मक ढांचे की ओर से अधिक स्पष्ट किया था। वे 4 परिणामात्मक तत्व कौन से हैं? डाइस द्वारा 4 परिणामात्मक तत्व बताए हैं सिद्धांत के। किसने? कार्ल डाइस ने। नंबर 1 भार, 1 नंबर भार। नंबर 2 पश्चाताप। नंबर 3 अभिलाभ।
नंबर 4 अग्रता। ये 4 बताए हैं किसने? कार्ल डाइस ने संचार सिद्धांत के विश्लेषण में 4 परिणामात्मक तत्व जोड़े हैं। कौन से हैं? ये परिणामात्मक तत्व है और ये भार, पश्चता, अभिलाभ और अग्रता, ये 4 है। भार का अर्थ क्या है? परिवर्तन की उस व्यापकता और गति से है जो एक व्यवस्था जो उद्देश्य प्राप्त करना चाहती है अपने लक्ष्यों की स्थिति में ला सकता है। भार का मतलब क्या हुआ? भार का मतलब है कि अपने उद्देश्य प्राप्त करना चाहती है। ठीक है ना? क्या चाहती है? उद्देश्य प्राप्त करना चाहती है। पश्चता का तात्पर्य है कि निर्णयों और कार्यों के परिणाम के संबंध में सूचना समय और सही रूप में पहुंचाए जाने की व्यवस्था द्वारा उसे समझने अथवा उस पर सही कार्रवाई करने की स्थिरता। तो ये किसका अर्थ हो गया? ये हो गया पश्चता का। और पश्चता का अर्थ है कि निर्णयों और कार्यों के परिणाम के संबंध में सूचना के समय पर और सही रूप में पहुंचाने जाने पर व्यवस्था के द्वारा उसे समझने और उस पर सही कार्रवाई करने की स्थिरता से होता है। फिर बात आती है अभिलाभ। क्या? अभिलाभ का अर्थ है कि होने वाली सूचना के प्रति अनुक्रिया। होने वाली सूचना के प्रति अनुक्रिया। एक बार फिर सुनो कि होने वाली सूचना के प्रति अनुक्रिया का व्यापक एवं प्रभावशील होना। क्या होना? व्यापक एवं प्रभावशील या प्रभावशाली होना। ये किसका अर्थ हो गया? अभिलाभ। बच गया क्या? अग्रता। अग्रता का मतलब है कि अपनी प्रस्तावित कार्रवाई की भावी परिणामों के पहले अनुमान लगाना व्यवस्था इस ढंग से कायम करे कि वह निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जो निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकते वो अग्रता की स्थिति में। कहने का मतलब है कि अपनी प्रस्तावित कार्रवाई के भावी परिणाम, अपनी प्रस्तावित कार्रवाई के भावी परिणाम हैं उनसे पहले जो अनुमान लगाकर व्यवस्था इस ढंग से कायम करे कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। डाइस का यही मानना था कि संचार सिद्धांत किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की मात्रा संबंध सुनिश्चित यानी सूचना दे सके। क्या मानना था डाइस का? कि ये भी मानना था कि भाई संचार सिद्धांत किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की मात्रा के संबंध में सुनिश्चित सूचना दे सकता है। तो ये छोटा सा संचार सिद्धांत था, ये मैंने बता दिया। आगे हम पढ़ेंगे, जो बच गए हैं वो सारे ही पढ़ देंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।